हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज के इस वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग क्या है, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है और इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका रिमूवल प्रोसेस क्या है उसे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग का परिचय क्या है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे भारतीय संविधान ने स्वयं निर्मित किया है। यानी इससे संबंधित, भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद हैं और जो प्रावधान हैं वो भारतीय संविधान में पाए जाते हैं। इसका मुख्य काम क्या है? देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के चुनाव को संचालन करना, यानी टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। किनके? ये जो अभी हमने पढ़े, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट की जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके इलेक्शंस को कंडक्ट कराना ही मुख्य दायित्व है भारत निर्वाचन आयोग का। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 में भाग 15 में चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है कि कैसे कराने हैं और किसको कराने हैं, और जो इनका सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल है इलेक्शंस का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में निहित रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन और उनके कमिश्नर्स की जो शक्तियां हैं, कार्य है, कार्यकाल है, पात्रता है, उनसे संबंधित अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई है। वहाँ से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, यानी भारतीय संविधान स्वयं भारत निर्वाचन आयोग को ये शक्तियाँ देता है ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन कंट्री में कराया जा सके। अब हम स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अनुच्छेद 324 से 329 तक हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप ये आर्टिकल्स देखेंगे क्या है इनमें। आर्टिकल 324 क्या कहता है? जो चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण है, यानी सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल है, वो चुनाव आयोग में निहित होगा चुनावों से संबंधित। अब किस चीज़ का सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल है ये? प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी जो निर्वाचक नामावली होती है उसको बनाना और इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। पार्लियामेंट के हों दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, या फिर लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है, विधानमंडल हैं, उनके चुनावों को कंडक्ट कराना इसकी मुख्य जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। ये कहता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 क्या कहता है? धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। यानी जो निर्वाचक नामावली है, जिसमें मतदाताओं का नाम होता है, वो सूची है, उसमें किसी का नाम नहीं आए, इन आधारों पर ऐसा नहीं हो सकता कि धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी को अपात्र घोषित कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही साथ आर्टिकल 325 यानी 325 ये भी व्यवस्था करता है कि किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा भी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता कि किसी विशेष नामावली में उसको सम्मिलित किया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। अनुच्छेद 326 क्या कहता है? आर्टिकल 326 ये बात करता है लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए जो चुनाव होगा वो व्यस्क मताधिकार पर होगा, यानी कि अडल्ट सफरेज जो होता है, अडल्ट सफरेज, उसके आधार पर ये चुनाव होगा। यानी कि अगर लोकसभा का चुनाव है या राज्यसभा का चुनाव है या फिर स्टेट असेंबलीज जो हैं, राज्य की विधान सभाएं हैं, विधानमंडल है, जो उसका जो चुनाव होगा उसमें मताधिकार करने का जो अधिकार होगा वो व्यस्क मताधिकार यानी मतदाता को होगा। अब व्यस्क मतदाता कौन है? जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है और जो भारत का नागरिक है वो व्यस्क मतदाता है। अब ये चीज़ यहाँ जानने लायक है कि 61वां संशोधन जो हुआ था 1989 में, उस संशोधन से, संविधान का संशोधन हुआ था, उस संशोधन से जो एज है वो 21 से 18 कर दी गई थी। जो एज ऑफ वोटिंग है उसे घटाकर 18 कर दिया था, पहले वो 21 थी। फिर आया है अनुच्छेद 327
विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति, यानी जो आर्टिकल 327 है वो पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है, यानी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का भी, दोनों सदनों का, और जो राज्य में विधानसभाएं हैं, विधानमंडल है जो, उनके भी, उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रोविज़न बनाना है या कुछ भी मैटर है, उसके संबंध में कोई कानून बनाना है, तो संसद को ये पावर है कि वो कानून बना सकती है, चाहे वो डिलिमिटेशंस से रिलेटेड मैटर हो या प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड मैटर हो। यानी जो संसद के कानून बनाने की शक्ति है उसका वर्णन किया गया है 327 में। आर्टिकल 328 क्या कहता है? ये चीज़ कहता है कि राज्य के जो विधानमंडल हैं वो निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति रखते हैं उस विधानमंडल के संबंध में, यानी जो राज्य के विधानमंडल है वो उस कंसर्न जो लेजिस्लेचर है उसके संबंध में को अगर कोई मैटर है इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड या फिर डिलिमिटेशन से, तो उस संबंध में वो कानून बनाने की शक्ति रखते हैं, जहाँ पार्लियामेंट का अधिकार ना आता हो वहाँ पर। अनुच्छेद 329 क्या कहता है? चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी जो कोर्ट्स हैं उनको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, यानी कि कोई भी इलेक्शन का जो मैटर है, या हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की बात हो या हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो, वहाँ पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता जब तक कि इलेक्शन पटिशन प्रेजेंट ना की गई हो एक सक्षम अथॉरिटी के समक्ष। तो ये कुछ एक आर्टिकल हैं 324 से 329 तक जो भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं, कैसे व्यवस्था होनी चाहिए और क्या होना चाहिए उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन यानी उसकी संरचना क्या है। तो सबसे पहले चुनाव आयोग में कौन होता है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और दो चुनाव आयुक्त होते हैं, दो जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और एक दो हैं जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, हालांकि तीनों इक्वल स्टेटस के व्यक्ति होते हैं। फिर है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, यानी इन्हें नियुक्त कौन करता है? भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति चुनाव आयोगों से परामर्श करके, यानी चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद अगर उन्हें ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की सहायता के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति भी आवश्यक है, तो वो नियुक्ति की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। अब ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ एक टाइम पीरियड हैं जो हम ध्यान से देखेंगे। जब चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1950 में, उससे लेकर के 16 अक्टूबर 1989 तक, यानी 1989 तक एक सदस्यीय रहा चुनाव आयोग, यानी उसमें सिर्फ एक सदस्य था, मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 के बाद से 3 सदस्यीय व्यवस्था कर दी गई, उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त किए गए और 2 चुनाव आयुक्त। ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 61वां संशोधन हुआ था जो वो 1989 में हुआ था, जहाँ पर जो वोटिंग एज थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अब वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 करने पर लोगों की जो मतदान करने वाले लोग हैं उनकी संख्या थोड़ी बढ़ गई और चुनाव आयोग का कार्य भी बढ़ गया, ये तर्क दिया गया। इसीलिए राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग में जो आयुक्त हैं उनकी संख्या बढ़ा करके 3 कर दी गई 1 से, यानी कि 16 अक्टूबर 1989 के बाद से 3 सदस्य हो गए, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। लेकिन फिर ये व्यवस्था नहीं चली। कब तक चली? ये जनवरी 1950 तक। जनवरी 1950 से फिर बदल गई और जनवरी 1950 नहीं, 1990, जनवरी 1990 से अक्टूबर 1993 तक ये एक सदस्यीय बना दिया गया। उसके बाद 1993 से वर्तमान तक 3 सदस्यीय हो गया। यानी कुल मिलाकर स्थिति क्या रही कि 1950 से 16 अक्टूबर 1989 तक एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त थे। फिर उसके बाद 16 अक्टूबर से 1989 के बाद 3 सदस्य हो गए, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। फिर जनवरी 1990 से
अक्टूबर 1993 तक एक सदस्य हुआ दोबारा से, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लेकिन उसके बाद अक्टूबर 1993 से अब तक यानी वर्तमान तक 3 सदस्यीय निकाय है ये। उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 चुनाव आयुक्त, यानी एक चीफ इलेक्शन कमीशन जिसे सीईसी कहते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं आज की डेट में। नेक्स्ट है इनका कार्यकाल क्या है, टेन्योर क्या है इनका। कब तक रहते हैं चुनाव आयुक्त अपने पद पर, मुख्य चुनाव आयुक्त हों या फिर 2 जो चुनाव आयुक्त हैं अन्य वो हों। ये 6 वर्ष की अवधि इनका कार्यकाल है और 65 वर्ष की आयु, यानी इनमें से जो भी पहले हो वो। अगर 65 वर्ष के वो पहले हो जाते हैं, भले ही वो अगर मान लीजिए 63 वर्ष की आयु में उनको पद स्थापन किया गया, यानी उनको मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बनाया गया, तो वो 2 साल तक ही रह पाएंगे, क्योंकि 65 वर्ष की एज यानी कि 6 साल या 65 वर्ष में से जो भी पहले हो वो उनका टाइम पीरियड होगा। अब यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं वो सामान्यतः इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है उनके अधिकारी होते हैं और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और चुनाव आयुक्त की 2 अन्य हैं जो उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और जो चुनाव आयुक्त हैं वो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके समकक्ष उन्हें दर्जा प्राप्त होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके इक्वल उनका स्टेटस होता है चुनाव आयुक्त का, और उनके समान ही उन्हें वेतन और भत्ते मिलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्वल ही स्टेटस रखते हैं। और उनको यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वही सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हम बात करेंगे रिमूवल प्रोसेस की, हटाने की क्या प्रक्रिया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का अगर आरोप सिद्ध हो जाता है या फिर अक्षमता यानी कार्य करने की अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से इन्हें पद से हटाया जा सकता है। अब वो जो पद से हटाना है, निष्कासन है, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। एक सिंपल मेजॉरिटी होती है, एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है, यानी कि एक विशेष बहुमत होता है और एक सामान्य बहुमत होता है। तो यहाँ विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत क्या होता है कि 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग करें, यानी कि 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। ये एक कंडीशन है जो विशेष बहुमत कहलाती है। अब यहाँ एक चीज़ और है कि जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश हैं, जजेस हैं, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या नियंत्रक महालेखा परीक्षक जैसे कंट्रोलर और जज जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन सब का जो रिमूवल प्रोसेस है वो सेम है। और इन सब के लिए महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति का जो रिमूवल होता है उसके लिए किया जाता है और किसी के लिए नहीं किया जाता है। तो आज हमने देखा निर्वाचन आयोग क्या है, उसकी संरचना, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या है और उसके इंडिपेंडेंस जो वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है उसके ऊपर हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।